तो हम लोग लाइन के बारे में सब कुछ देख चुके हैं कि 3D स्पेस में हमारा लाइन कैसा होता है। मतलब एक लाइन 2 पॉइंट से पास होगा तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। एक लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक दूसरे लाइन के पैरेलल है तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन इक्वेशन भी। अब लाइन के बाद जो 3D स्पेस में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है प्लेन। अब प्लेन तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, लाइक दिस इज ऑल प्लेन, है ना, ऐसी हजारों प्लेन तुम्हारे आसपास हैं। हमको अब यहाँ पे प्लेन के इक्वेशंस को देखना है कि प्लेन किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। क्योंकि प्लेन, अब देखो मान लो बोला गया तुमको कि भाई ये एक प्लेन है, तो क्या तुम इतना बड़ा प्लेन ला के दिखाओगे? क्या तुम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो जिससे कि तुम बता सको कि भाई ये एक प्लेन है, तो इसका एक इक्वेशन कुछ आएगा, वो इक्वेशन जहाँ भी तुमको दिखेगा तो बोलोगे हाँ भाई ये प्लेन होगा। समझ आई बात की नहीं? तो वो एक्चुअली उस इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, इक्वेशन से हमको पॉइंट्स के बारे में पता चलता है कि ये सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो प्लेन को अगर हमको यूनिकली पहचानना, देखो भाई यूनिक पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो अगर मान लो मैं तुमको 3 पॉइंट दिया, ठीक है, मैं पहले तुमको 2 पॉइंट दे रहा हूँ, तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट से तुम लोग कितनी लाइंस पास करा सकते हो? एक, ठीक। कितने प्लेन पास करा सकते हो? इनफाइनाइट, है ना, ऐसे 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 घूमते जाओगे, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक तीसरा पॉइंट ले लेता हूं, अब कितने प्लेन पास होंगे? एक, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, और कोई पास नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर मुझे किसी प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो उस पर मुझे 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक और बात सोचते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, मान लो, ठीक, मेरे पास एक पॉइंट है ये, और मुझे मालूम है कि ये पेन इस पॉइंट से तो पास होता है और वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है। तो कितने प्लेन्स ऐसे हो सकते हैं? अगर ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट है तो ऐसे कितने प्लेन होंगे? सिर्फ एक हो पाएगा ना, क्योंकि जैसे ही तुम किसी दूसरे प्लेन की बात करोगे या तो इस पॉइंट से पास नहीं होगा, और अगर इस पॉइंट से पास होगा तो इसके परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर मुझे प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो दूसरा जो टाइप मैं देख सकता हूँ कि वो प्लेन एक पॉइंट से पास हो और एक लाइन के परपेंडिकुलर हो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, एक और चीज़ अगर अपन सोचें तो मान लो मेरे को ये 3D एक्सिस है, ठीक है। सो ये हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ठीक, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। अब इस पे मेरे को मान लो कोई एक प्लेन दिया हुआ है जिसका मेरे को नॉर्मल मालूम है और इसके अलावा मेरे को उसका डिस्टेंस मालूम है ओरिजिन से, ठीक। मतलब ये ओरिजिन है तो यहाँ से प्लेन है, यहाँ पे मान लो ऐसा, इस प्लेन का मेरे को डिस्टेंस मालूम है ओरिजिन से और इसका नॉर्मल मालूम है। तो कितने प्लेन होंगे भाई? तो एक ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस पे तो सिर्फ कुछ ही प्लेन्स होंगे, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं अगर ये डिस्टेंस पे बोलूँ, ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, है ना, ठीक। लेकिन मैं अगर इसका नॉर्मल फिक्स कर दूँ, इस प्लेन का नॉर्मल फिक्स कर दूँ, तो वो नॉर्मल ऐसा हो जाएगा और या तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और जैसे ही नॉर्मल मैं फिक्स करूँगा तो फिर एक ही प्लेन ऐसा होगा जिसका ये नॉर्मल हो और इस ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे हो। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? ठीक। तो मतलब हम लोग 3 तरीके से प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3D स्पेस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग ये जो फॉर्म बोल रहे हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग तीनों फॉर्म का इक्वेशन डिराइव करेंगे और फिर कुछ सवाल भी देखेंगे इस पे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो प्लेन में पहला टॉपिक डालो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक मान लो कोई प्लेन है, ठीक है, और हम एक्सिस बना लेते हैं पहले, ठीक। तो ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस पे 3D एक्सिस है हमारा, तो इस पे मान लो मेरे पास एक प्लेन है, ठीक। अब वो प्लेन मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको इमेजिन करना होगा कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है मान लो 3D एक्सिस में रखा हुआ।
अब इस प्लेन का मेरे को क्या मालूम है, तो इस प्लेन का मेरे को मालूम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक, तो ये मेरा ओरिजिन, और ओरिजिन से प्लेन पे ये परपेंडिकुलर गया मान लो इस एन पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस डी मेरे को पता है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, और ध्यान ये रखेंगे कि भाई डी जीरो नहीं हो सकता, प्लेन को हम लोग ओरिजिन से पास नहीं कराने वाले। ठीक है, तो अब अगर मान लो इसका मेरे को नॉर्मल मालूम है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके अलोंग होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल के अलोंग ही होता है ना, परपेंडिकुलर की बात हो रही। तो यहाँ पे ये जो ओ एन वेक्टर होगा ये नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का, ये ओ एन वेक्टर नॉर्मल होगा प्लेन का, मतलब ओरिजिन से प्लेन पे जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे वो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, एन कैप निकाल सकते हैं, जो क्या होगा ओ एन वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन, मतलब नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैग्नीट्यूड कितना है भाई, नॉर्मल वेक्टर का डी है ना, ओ एन वेक्टर बाई डी लिख सकता हूँ, मतलब ओ एन वेक्टर को मैं डी लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, मान लेते हैं चलो हम लोग एक पॉइंट आर्बिट्री एज्यूम करेंगे इस प्लेन पे, तो एक यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी एज्यूम किया जो मान लो है एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये पॉइंट पी और एन में ज्वाइन करता हूँ चलो, और मैं देखता हूँ इसमें तो ये जो पी एन वेक्टर है ये प्लेन में होगा, ध्यान से देखो, ये पी एन वेक्टर जो है ये प्लेन में होगा, और ये ओ एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि ओ एन वेक्टर और पी एन वेक्टर इनका बीच का एंगल कितना होगा 90। तो मैं यूज करूं अगर तो डॉट यूज करूं, cos 90 जीरो होता है, तो ओ एन वेक्टर डॉट पी एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखने की जरूरत है, मॉड ओ एन मॉड पी एन cos 90, फिर cos 90 को जीरो लिखोगे। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे भाई, तो हमको चाहिए किसी भी तरीके से ये यहाँ से हमको इक्वेशन चाहिए r का। अच्छा, ये डिस्टेंस को अपन r वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं अगर, तो देखो ये होगा ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल टू ओ पी, दिख रहा है? अगर मैं वेक्टर एडिशन यूज करूँ तो ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ठीक है कि नहीं? अब मुझे ना यहाँ पे पी एन वेक्टर की जगह पे मैं एन पी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ओ एन और एन पी यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा अपने को सब्स्टिट्यूट करने में। ठीक है, तो इसको ना एन पी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। ठीक, तो यहाँ से मैं एन पी वेक्टर को क्या लिखूंगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। अब ओ पी वेक्टर मेरे को मालूम है कितना है भाई, आर वेक्टर, और ओ एन वेक्टर मेरे को मालूम है, यहाँ मैंने निकाला, क्या निकाला, डी एन कैप। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब उसको वहाँ पुट करते हैं चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ओ एन वेक्टर कितना है, डी एन कैप है ना, तो डी एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, तो अब इसका अपन डॉट अगर करें तो क्या लिखेंगे, डी ऑन डॉट आर कैप डी एन वेक्टर डी एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, डी एन कैप डॉट डी एन कैप खुद का खुद के साथ एंगल कितना होता है, क्या एंगल जीरो होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये डी एन कैप डॉट डी एन कैप हो गया, तो यहाँ पे अपन लिख दिया डी एन कैप डॉट आर माइनस डी स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप कितना हो गया 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डी एन कैप डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एक एक डी उड़ा देते हैं चलो, तो मिला क्या अपन को, एन कैप डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें ये हमारा इक्वेशन आ गया वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, कारण स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, उसको फर्क नहीं पड़ता, तुम आर डॉट एन कैप करो कि एन कैप डॉट आर करो। तो हमारा वेक्टर इक्वेशन जो आया वो क्या आया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। क्या है बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है किसका,
नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर तुमको निकालना है तो ON वेक्टर चाहिए तुमको और P वेक्टर चाहिए, है ना, N कैप चाहिए, मतलब आसान शब्दों में, है ना, R वेक्टर के लिए। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि हमारा जो ये OP वेक्टर है, जो है हमने XYZ अगर कोऑर्डिनेट्स माने हुए हैं, तो मैं OP वेक्टर या जो मेरा R वेक्टर उसको क्या लिखूंगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, और जो नॉर्मल वेक्टर है उसको लेट अस एज्यूम कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, ताकि मैं n कैप जो यूनिट वेक्टर है वो LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप लिख सकूं। कोई दिक्कत इस बात से? तो अपने को करना क्या है भाई, अपने को ये दोनों का डॉट करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे R डॉट n कैप करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, XL या मैं LX लिखूं प्लस MY प्लस NZ, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, तो D के इक्वल होगा। तो मुझे जो कार्टेशियन इक्वेशन मिला वो क्या मिला, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे को अगर ये अपना क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में? आराम से देख लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मान लो इसमें अगर तुमको डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पे डायरेक्शन रेशियो दिया होता, ABC दिया होता, किसका, नॉर्मल वेक्टर का, तो मैं n कैप को क्या लिख सकता था, डायरेक्शन कोसाइंस से अपन डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकाल लेंगे। और जैसे ही निकाल लेंगे तो इक्वेशन में डाल के निकाल लेंगे आंसर, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो चलो इसमें ना एकदम छोटा सा एक सवाल यहीं पे ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो एकदम सिंपल सा सवाल ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 6/√29 फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, 6/√29, ठीक है। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज, जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर मतलब ON वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमको इसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालना है, ठीक है। तो ON वेक्टर से मेरा काम तो होगा नहीं, मुझे क्या चाहिए, ON कैप चाहिए, है ना, जो मेरा n कैप होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब वेक्टर पढ़ चुके हो तो मैग्नीट्यूड को अलग से नहीं लिखूंगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ। तो ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, 16 4 20 29। क्या मिला भाई, 2i कैप 2/√29i कैप माइनस 3/√29j कैप प्लस 4/√29 k कैप। कोई दिक्कत? तो ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया, है ना। तो अपन जब वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R डॉट 2/√29i कैप माइनस 3/√29j कैप प्लस 4/√29k कैप इज इक्वल टू R डॉट n कैप कितना होता है, D कितना है, 6/√29, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब चाहो तो √29 काट भी सकते थे। इसका अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे भाई बताओ। तो हमारा यहाँ पे सारी वैल्यू है, ये L दिख रहा है, M दिख रहा है, N दिख रहा है, तो मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो L कितना है, 2/√29 इंटू एक्स प्लस की जगह मैं माइनस डायरेक्ट लिख दूँ, 3/√29 इंटू वाई प्लस 4/√29 इंटू जेड इज इक्वल टू D कितना है, √29 उड़ा दो तो क्या मिला, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बचपन की याददाश्त थोड़ी तेज करो तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन होता है ax by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो ये होता था स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 तो ये क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है।
ठीक है, यहाँ से माइनस डी दिखेगा बट वो ए बी सी मल्टीप्लाई करके तुम समझ सकते हो ना। जनरल इक्वेशन हमने एक बनाया कि अगर मेरे को 3 मिल रहा है, 3 वेरिएबल का इक्वेशन मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, प्लेन, और 2 वेरिएबल का होगा तो उसको क्या बोलूँगा, स्ट्रेट लाइन। क्या है बात समझ में आई? चलो नोट करो। चलो तो कुछ और सवाल देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है। ठीक, तो हो गया फिर। अब क्या, हाँ +1, हाँ ये दिया है तुमको प्लेन का इक्वेशन, और क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालो किसके, नॉर्मल वेक्टर के। आसान शब्दों में बोले तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन नॉर्मल ही होगा ना उसका। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन अगर देखें तो ये जो r डॉट एन कैप अपना प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। क्या ये इस फॉर्मेट में है? क्या ये आइटम यूनिट वेक्टर है? मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, अगर तुम लोग को दिख रहा है तो बताओ, और अगर नहीं दिख रहा एन कैप निकाला जाए। कैसे निकालें? ये जो वेक्टर है इसको अपन मान लेते हैं ओ एन वेक्टर। ठीक है, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, √6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई, 36 प्लस 9 प्लस 4, ये कितना आ रहा है, ये कितना हो गया 40 √49 कितना है भाई, 7 आ गया, है ना। तो अगर मेरे को नॉर्मल वेक्टर मतलब करना है तो पहले तो मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड। ठीक, अच्छा ठीक है, तो मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे को। तो r वेक्टर डॉट 6/7 i कैप माइनस 3/7 k कैप इज इक्वल टू -1/7। ध्यान से देखो तो कुछ गड़बड़ दिख रहा, क्या -1/7 डिस्टेंस नेगेटिव है, होता है क्या? नहीं। तो मैं पूरे इक्वेशन में माइनस भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट -6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप इज इक्वल टू 1/7। हाँ, अब आत्मा को शांति मिल चुकी है, जो चाहिए था वो मिल चुका है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया क्या, -6/7 3/7 और 2/7। कोई दिक्कत समझ में आई कि नहीं? तो भाई स्टेप वाइज सोचो, तुमको क्या बोला है, क्या निकालना है, किधर जाना है और कैसे करना है। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो तुमको एक प्लेन दे दिया इस बार, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि भाई बताओ डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से इसका। तो तुम लोग सोचोगे सर ये देखो आ गया आंसर, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, है ना। ये देख के बोलोगे अरे हो गया बस आ गया। बट मेरे को एक बात बताओ, ये जो 2, 3 और 4 जो यहाँ पे है ये डायरेक्शन कोसाइन से ये करेगा नहीं, है ना कोसाइंस। तो इसका मतलब मेरे को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर देखूँ तो मेरे को नॉर्मल वेक्टर मेरे को जो दिख रहा है, तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या, कि वो 2 कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो यहाँ से मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूँ तो √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 4 + 9 + 16, तो 16 और 4 20, √29 आया। तो मतलब मुझे पूरे इक्वेशन को √29 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। ठीक है, तो मैं पूरे इक्वेशन को √29 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2/√29 x माइनस 3/√29 y प्लस 4/√29 z इज इक्वल टू 6/√29। अब ये आइटम सुंदर दिख रहा, जो चाहिए उसमें दिख रहा। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज, d की वैल्यू कितनी है, 6/√29। समझ में आया क्या? समझ रहे हो ना, सवाल बड़े सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअली तुमको बस सोचना है कि वो तुमको क्या बोला है। ऐसा ना हो कि तुम
नॉर्मल वेक्टर को ही ले लो, यूनिट वेक्टर लेना है ना नॉर्मल के अलाउ। ठीक है, एक और सवाल करते हैं फिर इसी पे। तो ये क्या बोल रहा है भाई, ये सवाल पढ़ो ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सोचो कैसे। कि अभी तक का जो सवाल था वो सिंपल था भाई, कि इक्वेशन दे दिया और बोल रहा है फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि मेरे पास एक प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जो नॉर्मल जाएगा, मुझे ये जो n है, ये n, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट्स ये पूछ रहा है ना। तो अब इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x0, y0 और z0, ये हमने एज्यूम कर लिया। और ओरिजिन मेरा क्या होता है भाई, 0 0 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब वेक्टर इक्वेशन दिया है तो मैं नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ क्या, बताओ, नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने की तरफ चलते हैं। तो तुम लोगों को n वेक्टर दिख रहा होगा, या तुम लोग बोलो तो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ax माइनस बी वाई प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, है ना। और ए बी सी यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोस है। तो ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियोस है तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करूँ तो मैं कैसे निकालूंगा भाई। तो पहले तो मैं देखता हूँ a कितना है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालने जाऊँ तो मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर जो दिखाई दे रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, अगेन आ गया रूट 29। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूँ तो L कितना है भाई 2 बाई रूट 29, M कितना है भाई माइनस 3 बाई रूट 29 और N कितना रूट 29। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो मिल गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो मेरे को अगर दिख रहा है तुम लोगों को तो 0 x0 माइनस 0, y0 माइनस 0 और z0 माइनस 0, ये अपना डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूं, मैं अगर पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो ax नहीं, क्या लिखते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू एल आर होता है, b इज इक्वल टू एम आर होता है और c इज इक्वल टू एन आर होता है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो हमको एल एम एन तो मिल चुका है। अच्छा, और हमको r चाहिए, बट r तो पता ही नहीं है। तो क्या करें, देखो इसको अगर इक्वेशन में डाल दें तो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना ये प्लेन के। तो वहाँ से मेरे को r मिलने की संभावना है। तो एक काम करते हैं, एल एम एन की वैल्यू उठाते हैं। तो a कितना होगा हमारा, a कितना है भाई 2 बाई रूट 29, 2 बाई रूट 29 r, b कितना है भाई माइनस 3 बाई रूट 29 r और c कितना है भाई 4 बाई रूट 29 r, ठीक है। तो अब इसको अपन, ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये 3 पॉइंट्स इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इनको मैं प्लेन में पुट करता हूँ, प्लेन के इक्वेशन में। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2 इंटू a कितना है माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाई रूट 29, है ना, और प्लस 4 इंटू 4 अपॉन रूट 29 इज इक्वल टू 6। और मैंने लेफ्ट साइड से r को कॉमन निकाल रखा है, ठीक है ना। सब में r आएगा ना, इसके साथ भी r, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मैंने उसको कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखो, कैलकुलेट करो और r की वैल्यू निकालो, चलो कितना आएगा। यहाँ पे रूट 29 को एलसीएम ले लो, सिंपल तरीके से करना। तो ये 4 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया और ये 4 4 जा, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ये r इंटू दिस, ठीक। तो r इंटू 29 अपॉन रूट 29
इज इक्वल टू 6, तो r कितना आ गया 6/√29, ठीक है कि नहीं। अब अगर r मिल गया तो a कितना हो गया 2 बाई, यहाँ नहीं लिखते, यहीं लिख देते, 2/√29 इंटू 6/√29, ये कितना हो गया -3, कितना मिल गया भाई -3/√29 इंटू 6/√29, ये कितना हो गया 4/√29 इंटू कितना है 6/√29, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया तो डायरेक्शन कोसाइंस तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पॉइंट्स अगर मालूम है x0 है और 0 है, ON का डायरेक्शन कोसाइन मिल गया ना। तो अब यहाँ से अगर मैं ये वाला हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस हमको मिले तो क्या क्या मिला, मल्टीप्लाई करो, 12/29 मिला a का वैल्यू, b कितना मिला है 18 -18/29, और c कितना मिला है 24/29, और ये जो a होगा किसके इक्वल होगा x0 - 0 के, b कितने इक्वल होगा y0 - 0 के, ठीक है, और c किसके इक्वल होगा z0 - 0 के। तो यहाँ से जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो अपने को मिल चुका है ना। और क्या मिला हुआ है x0, y0, z0 जो है वो कितना है भाई, y या 12/√29 -18 रूट कहाँ है, रूट तो इधर चला गया ना, -18/29 और 24/29, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि हमको भाई प्लेन दिया है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले मैं प्लेन से नॉर्मल वेक्टर निकाला, वहाँ से मैंने डायरेक्शन रेशियोस निकाल लिए। यहाँ पे ये हमने डायरेक्शन रेशियोस निकाले कि कोसाइंस निकाले, हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, किसका, नॉर्मल वेक्टर का ही तो निकाल रहे हो ना, तुमको तो एन वेक्टर मालूम चला ना, तो एन वेक्टर निकाले तो वो डायरेक्शन कोसाइंस निकले एन वेक्टर के, ठीक। तो एन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस से हमने डायरेक्शन रेशियो से एज्यूम किए, और ऑब्वियसली वो इस प्लेन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना उसको, क्योंकि प्लेन वाले ही पॉइंट को हम ले रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियो मैं लिखूंगा तो x0 - 0, y0 - 0, z0 - 0, तो उसी को हमने फिर लास्ट में कंपेयर किया तो x0, y0 और z0 मिल गया। क्या ये बात समझ में आई? तो ठीक है, इसको नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग अब जो ये पूरा नॉर्मल फॉर्म वाली कैटेगरी हो गई, मतलब जितने भी प्लेन्स, जितने भी मतलब सिंपल सवाल हमने देख लिए कि अगर मेरा प्लेन जो है उसका नॉर्मल वेक्टर मेरे को मालूम है और वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है ये पता है, तो इससे हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ट्राई कर सकते हैं अब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऐसे प्लेन्स की बात करेंगे जो किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हों और किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हों, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग ऐसे प्लेन्स की बात करेंगे जो किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं और एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो अब मेरा एक सवाल है कि अगर मैं तुमको एक लाइन दे देता हूँ तो मुझे ये बताओ उस लाइन से कितने प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर मेरे पास ये मान लो मार्कर है तो इसके परपेंडिकुलर कितने प्लेन होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे ही करके इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। तो मैं कौन से प्लेन की बात करूँगा भाई, तो उसमें मुझे वो पर्टिकुलर यूनिक प्लेन सेलेक्ट करने के लिए अगर मुझे पता होता कि वो प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा होता तो मैं आराम से उसको फाइंड कर लेता, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारा एक प्लेन है मान लो, तो फिर से हमारा एक्सिस तो आएगा ही, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब यहाँ पे मान लो एक प्लेन है, ये एक्सिस से भी बाहर चला गया प्लेन, ठीक है, वापस ले आते हैं उसको। अब ये प्लेन है और हमने एज्यूम कर रखा है कि इसका नॉर्मल वेक्टर है ये, ठीक, एन वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक। तो मैं इस पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर वो ये जो है मुझे पता रहेगा, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि वो जो ए पॉइंट है वो हमारे पास है और ये नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, मुझे निकालना है इक्वेशन, तो मैं एक आर्बिट्री पॉइंट कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा की तरह एक्स वाई जेड लिए जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम OP जानते हैं, हमको OA मालूम है, हमको फाइंड OP करना है घुमा फिरा के। तो ये वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो OP वेक्टर हो गया प्लस PA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम देखें तो ये AP वेक्टर प्लेन में है, हाँ या नहीं? इधर देखो AP वेक्टर प्लेन में है और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मतलब AP डॉट n 0 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ AP वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, और AP वेक्टर कैसे निकालूँ मैं लिख सकता हूँ OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, है ना? तो यहाँ से तो फिर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से तो गड़बड़ हो रहा है ना। क्या गड़बड़ हो रहा है देखो ध्यान से, ये OA वेक्टर को मैं A वेक्टर मान लेता हूँ और इसको R वेक्टर मान लेता हूँ। तो यहाँ OP वेक्टर मेरा R वेक्टर है प्लस PA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। तो यहाँ से मेरे को PA वेक्टर मिला, R वेक्टर नहीं, PA वेक्टर अपने क्या मिलेगा, A वेक्टर माइनस R वेक्टर। बट हमको तो AP वेक्टर चाहिए ना, तो AP वेक्टर कैसे निकालेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ना, वेक्टर का बस अपोजिट तो करना था, ठीक है। तो अब यहाँ उठा के डाल देते हैं AP वेक्टर का वैल्यू। तो क्या है, वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्या, A मालूम है, n मालूम है, तो R निकाला जा सकता है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। तो देखो कितनी आसानी से आ गया वेक्टर फॉर्म इसका, ठीक। अच्छा, अब इसके कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें तो हम लोग A वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है x1 y1 z1, ठीक। तो अब यहाँ पे वैल्यू बस तो डालनी है। R वेक्टर को अपन x y z एज्यूम कर ही लिए हैं और नॉर्मल वेक्टर को भी कुछ लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल वेक्टर को अपन एज्यूम कर लेते हैं, चलो क्या एज्यूम कर लें, n वेक्टर को A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप, ठीक है। तो अब यहाँ से R वेक्टर हमारा क्या है भाई, x i कैप प्लस y j कैप माइनस z k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी इसका डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ 0 होगा। यहाँ से क्या मिला, x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू सी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो ये इक्वेशन समझ में आया। तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन फॉर्म, डायरेक्ट दिख रहा है ना, x माइनस एक्स वन, फिर आई कैप गायब, वन आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्या, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो हमने दोनों टाइप के इक्वेशन डिराइव कर लिए कर इस पे। तो कुछ सवाल बनाते हैं, चलो। तो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं इस पे, बहुत ही सिंपल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनना, कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पास टू पॉइंट 5 2 -4। तो ये अपने को ए पॉइंट दे दिया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल ए लिखा है, तो उसी लैंग्वेज में लेते हैं। तो कैपिटल ए मिल गया हमको। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2 3 -1। अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दिस है, मतलब ये किसकी वैल्यू, ये ए बी और सी की वैल्यू है, मतलब ये एन की वैल्यू बता रहे हैं, एन वेक्टर को बता रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो एन वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये एन वेक्टर हो गया। और ए वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हमारा सिंपल वेक्टर फॉर्म तो ऐसे ही लिखा जाएगा भाई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और डॉट एन कैप, एन कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, x1 कितना है भाई 5, तो x माइनस 5 इंटू ए कितना है, ए कितना है नॉर्मल वेक्टर में 2 प्लस y माइनस y1 कितना है 2
और b कितना है 3 प्लस z माइनस z1 कितना है -4, ठीक है ना, और c कितना है -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, और ये क्या माइनस हो जाएगा माइनस ये z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आएगा 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2 माइनस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20। तो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, इसको नोट करो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स? तो जो मैं अगर ऐसे पॉइंट लिया, चलो ये कैसे पॉइंट हो गए कोलिनियर, इनसे कितने प्लेन पास होगा इनफाइनाइट। तो मैं कहाँ से लिखूंगा भाई एक इक्वेशन, नहीं लिख पाऊंगा ना। तो इसलिए मेरे को क्या कंडीशन चाहिए कि भाई एक लाइन उठा के यहाँ रख दो। अब इससे कितने प्लेन पास होंगे, मात्र एक, ठीक। तो इसलिए हम ऐसा इक्वेशन निकालेंगे, मतलब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे प्लेन का पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले वही पुरानी कहानी, एक्सिस बनाओ। तो ये हमने एक्सिस बना ली, ठीक है। और हम एक प्लेन एज्यूम कर लेते हैं, चलो। तो ये हमारे पास प्लेन है। अब इस प्लेन में 3 पॉइंट है, मान लो कोई भी ले लेते हैं, चलो। तो एक पॉइंट है, मान लो ये ओरिजिन है, तो ये एक पॉइंट हमने ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया ये, और एक पॉइंट ले लिया ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट टी ले लो, ठीक है। एक पॉइंट ये अपन इसको इधर लेते हैं, चलो, ठीक है। ये एस, तो आर एस टी 3 पॉइंट हैं, तीनों नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। तो इनसे पास होने वाला हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो एक आर्बिट्री पॉइंट भी एज्यूम कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं अगर प्रोग्राम, तो भाई काफ़ी मेहनत हो जाएगा, है ना। क्या करें, लेकिन कुछ तो इसमें सोचो जो अपने पास है। अपने पास क्या है इसमें? अपने पास एक चीज़ है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखो आर एस तुम्हारे प्लेन में है ना, और आर टी भी तुम्हारे प्लेन में है, हाँ या नहीं? तो आर एस क्रॉस आर टी जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब मेरे को परपेंडिकुलर वेक्टर हर बार अभी तक चाहिए होता था, तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो मुझे यहाँ से मिलेगा आर एस क्रॉस आर टी से, है ना। दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा, और पॉइंट भी मालूम है फिर तो। आर एस और आर टी अगर है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आर को ले सकते हो या किसी भी पॉइंट को ले सकते हो तुम, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि आर का जो डिस्टेंस है वो ए वेक्टर है, एस का है बी वेक्टर और टी का है सी वेक्टर, और ये पॉइंट बी जो है वो स्मॉल आर वेक्टर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब मैं आर एस वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मैंने आर टी ड्रॉ कर लिया, तो आर एस क्रॉस आर टी मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या फाइंड करूँ? यहाँ से मुझे आर एस और आर टी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी निकालना है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो यहाँ से आर एस वेक्टर मेरे को निकल के आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अपने क्या चाहिए भाई? दूसरा अपने को आर टी चाहिए। तो आर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ए वेक्टर प्लस आर टी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक। तो यहाँ से मैं आर टी वेक्टर को निकालूं तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत नहीं, दोनों वेक्टर हमको मिल गए। अच्छा, और अब हम लोग को एक पॉइंट चाहिए होगा, है ना। तो कौन सा पॉइंट लें? तो दोनों में हमने कॉमन क्या लिया हुआ है? आर लिया हुआ है ना, तो इसलिए लेट अस टेक द आर पॉइंट, ठीक। तो अगर उस हिसाब से हम देखें
तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर का काम कौन करेगा यहाँ पे, आर एस क्रॉस आर टी, और आर एस कितना है बी माइनस ए, और इसका क्रॉस सी माइनस ए से, ये अपना नॉर्मल वेक्टर हो गया, हाँ या नहीं बताओ, ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया अपने को। और अगर अब नॉर्मल वेक्टर जैसे ही मिल गया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन आराम से लिख सकते हैं। एक पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं, और पॉइंट अपन ले लेते हैं, एक जो पॉइंट लेते थे हम उसको यहाँ पे ए वेक्टर लेते हैं, मतलब पॉइंट आर को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे अपन इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर माइनस ए और डॉट नॉर्मल वेक्टर, यही था ना इक्वेशन अभी पिछला वाला, तो सी माइनस ए इक्वल टू 0, तो हो गया। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट यूज हुए हैं, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई दिक्कत इसमें बताओ, ठीक है, क्योंकि जो 3 पॉइंट दिए थे उससे मैंने नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने में यूज कर दिया, और नॉर्मल मिला तो मेरा पिछले वाले केस ही बन गया ना ये, तो फिर ठीक है, तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका अपन कार्टेशियन वो निकाल सकते हैं, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करें, तो भाई ए वेक्टर को चलो एज्यूम कर लेते हैं कि वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर जो है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और सी वेक्टर जो है वह है x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर हमारे पास हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक। और अब यहाँ से अपने को करना क्या है, अपने को अब निकालना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो तीनों वेक्टर हमारे पास हैं, इन तीनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो r माइनस ए अपना क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँ x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, ठीक। इसका अपन डॉट लेंगे, किसके साथ लेंगे भाई, तो b माइनस ए और c माइनस ए का क्रॉस निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, तो ये भी निकाल सकते हो तुम लोग, है ना। तो अब इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका लंबा चौड़ा अपन वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, अपन बस एक डिटर्मिनेंट याद रखेंगे जिससे अपन वेक्टर इक्वेशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए तुमको क्या करना है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है। पहली वैल्यू जो होगी वो होगी x माइनस x1, दूसरी ले लेना x2 माइनस x1, तीसरी ले लेना x3 माइनस x1, ठीक है। अगली क्या होगी तुम्हारी, ये y माइनस y1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। और तीसरी z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो तुमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर तुम लोग आंखें खोल के अगर देखना चाहते हो तो तुमको दिखेगा भी, देखो ध्यान से देखो, b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, चलो, ठीक है। तो i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है। पहले क्या है b माइनस ए, तो निकालते हैं, चलो, b माइनस ए क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक। और c वेक्टर c माइनस ए निकालोगे, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो अब इसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जब डॉट करोगे तो ये एक इस रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, x माइनस x1, दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, y माइनस y1, z माइनस z1, तो ये डिटरमिनेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो याद करना भी आसान है ना। जिस पॉइंट को कॉमन लेने वाले हो उस पॉइंट को सब जगह सब्ट्रैक्ट करना, एक जगह पॉइंट को रखना, एक बाकी 2 ठोक नॉन पॉइंट्स को रख देना। सिंपल है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? चलो इस पे एक सवाल लेते हैं फिर। चलो तो सवाल लेते हैं। सवाल क्या है भाई हमारा? ये बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट दिया हुआ है, r दिया हुआ है 2 5 -3, s दिया हुआ है -2 -3 5 और t दिया हुआ है
5, 3 और -3। तो ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या हट भाई यहाँ से, चलो तो ये 3 पॉइंट दे दिया। अब वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ से अपन ये ए वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे बी वेक्टर मिल जाएगा, यहाँ से सी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इक्वेशन कैसा होता है, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है कि नहीं। तो पहले b माइनस ए निकाल लो, b माइनस ए -2 कितना, -5 माइनस जे और 5 + ए 3 8 के कैप, ये मिल गया। अब c माइनस ए निकाल लेते हैं, चलो तो c माइनस ए दिस माइनस 5 - 2 3 -2 जे कैप -3 क्या हो गया, गया, खत्म कहानी। अब हम इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, तो b माइनस ए, जब b माइनस ए क्रॉस निकालना पड़ेगा ना, हाँ निकालना तो पड़ेगा, तो b माइनस ए निकालते हैं। चलो इसका डिटर्मिनेंट अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा, c माइनस ए इज इक्वल टू आई कैप जे, अच्छा b माइनस ए कहाँ है भाई, ये है -4 -8 8 और c माइनस ए कितना है 3 - 2 0 3 - 2 0, ठीक। तो अब आई कैप लेते हैं, चलो तो क्या मिलेगा भाई, माइनस ये 0 और 8 दूनी 16 प्लस में, ठीक, माइनस जे कैप लेंगे, तो दिस इंटू दिस 0 माइनस 8 3 24 -24 प्लस के कैप लेंगे, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और ये हो गया प्लस 8 3 जा 24। तो हमको ये जो क्रॉस मिला, ये क्या मिला भाई, 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप और ये 24 और 8 32, तो 32 के कैप, ठीक है। तो ये हमको b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए मिल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। वैसे हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन की तरफ चले गए, काफ़ी दूर निकल गए। आंसर में तुम लोग जो वेक्टर फॉर्म पूछा है ना, तो वेक्टर फॉर्म तो तुम्हारा इतने में आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म अगर तुम निकाल रहे हो तो सिर्फ इतना लिख दो, r माइनस ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप, ठीक है, और डॉट b माइनस ए कितना निकला -4 आई कैप -8 जे कैप प्लस 8 के कैप और क्रॉस 3 आई कैप -2 जे कैप इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। और हम लोग जो करे जा रहे हैं वहाँ से हम कार्टेशियन फॉर्म में पहुँचेंगे, ठीक है। तो उसको प्रोसीड करना चाहते हो तो कर ही लो, कर ही लिए, अब आधा तो कर ही लिए ना। तो अब क्या लिखना है, r माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, r को अपन लेंगे x आई कैप y जे कैप z के कैप, तो x -2 आई कैप प्लस y -5 जे कैप प्लस z +3 के कैप, ठीक है। और इसका अपन को डॉट लेना है इससे 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप प्लस 32 के कैप के साथ इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 16 और x -2, तो x -2 इंटू 16 प्लस y -5 इंटू 24 प्लस z +3 इंटू 32 इज इक्वल टू 0। अब सबको मल्टीप्लाई करके x y z के टर्म्स में लिख सकते हो, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड भेज देना, राइट साइड, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, किससे, x माइनस x1 फिर x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो इसको डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। इस मेथड से भी करके एक बार वेरीफाई कर लेना, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम अपने तरीके से भी आंसर ला सकते हैं। चलो नोट करो। चलो तो अब आगे देखते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि इसमें जैसे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन देखे थे ना, तो यहाँ हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन देखेंगे। तो प्लेन जो होगा वो कैसे इंटरसेप्ट बनाएगा, वो तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बनाएगा, हाँ या नहीं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक ऐसा प्लेन है अपने पास जो ऐसे इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, R है, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो पॉइंट पी होगा वो किस टाइप का, वो ए कॉमा जीरो होगा, ये 0,B,0 होगा और ये 0,0, होगा क्योंकि जेड एक्सिस है ना। सब इस लाइन का इक्वेशन अपन को फाइंड करना है। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ चलो कि मेरा लाइन का इक्वेशन था इस टाइप का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना ये जनरल इक्वेशन इसी टाइप का होगा। अब अगर ये तीनों इंटरसेप्ट हैं तो ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं अगर पहले पॉइंट पी को डालूँ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस जीरो प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू माइनस डी बाई ए मिली। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 0 प्लस बी इंटू स्मॉल बी इंटू बी, तो 0 प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी प्लस 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैपिटल बी मिल गया माइनस डी अपॉन बी। फिर नेक्स्ट अपन पुट करेंगे तो 0 प्लस कैपिटल सी इंटू सी इज प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली, माइनस डी अपॉन सी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर देते हैं। चलो तो a की जगह क्या डालेंगे, माइनस डी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस माइनस डी अपॉन बी इंटू वाई प्लस माइनस डी अपॉन सी इंटू जेड और प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो डी सब जगह से कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, देखो ये तीनों को उस साइड फेंक दें तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन हुआ अपने लाइन का। बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो अब अगर इस पे एक सिंपल सा सवाल तुमसे पूछे कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स x इंटरसेप्ट 2, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट तुम्हारा 3 है और z इंटरसेप्ट तुम्हारा 4 है। तो तुम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो क्या, x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? तो इस पे तो इतने ही सिंपल सवाल आएंगे। अब इसको फाइनल आंसर मत लिखना। एलसीएम कितना आएगा, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो ये फाइनल आंसर लिखना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे ऐसे प्लेन का जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, ठीक है। चलो तो अब इक्वेशन फाइंड करते हैं ऐसे प्लेन का जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ चलो कि मेरे पास दो प्लेन है, एक प्लेन है ये और एक प्लेन है ये, ठीक है। और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, लाइन, ठीक है। प्लेन्स को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पाई 1 हो गया और ये हमारा पाई 2 हो गया। दो प्लेन्स मेरे को मालूम है, पाई 1 और पाई 2। पाई 1 का इक्वेशन मान लेते हैं r डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1, ठीक है। और प्लेन 2 का इक्वेशन है r डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गए प्लेन्स के। अब मेरे को इन दोनों से पास होने वाला एक प्लेन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे देखो ये मिलेगा क्या, लाइन मिलेगा। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेंगे। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तो लाइन पे कोई पॉइंट मान लेते हैं चलो, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये पॉइंट टी मान लेते हैं। तो ये टी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक। अब अगर टी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1 और टी वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। ये कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, तो अब यहाँ से मैं देखो ध्यान से देखो, तो मैं ये दो आएगा n1 n2, ये कुछ इसमें अपन अगर करें दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो टी वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस लैम्डा n2 कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। मतलब नीचे वाले में हमने लैम्डा मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले से ऐड कर दिया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से हम लोगों को ये मिल गया। तो अब यहाँ पे
जितना भी टी वेक्टर या कोई भी होगा मतलब इस लाइन का, वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, इस लाइन का हर एक पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब ये जो नया आइटम मिला ये क्या है, जरा ध्यान से देखो तो, ये क्या है? ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना किसी इक्वेशन का, तो यही वो अपना तीसरा प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं मतलब ये दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको आर से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मतलब मैं फाइनल इक्वेशन जो लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टू, उसको मैं क्या बनाऊँगा, मान लेते हैं ये है वो प्लेन, ये तो दिखाई नहीं दे रहा प्लेन जैसा, एक्चुअली थोड़ा एंगल पे बनता तो अच्छे से दिखता, बट ये कोई प्लेन होगा, मान लो ये पाई 3, तो ये पाई 3 का ही इक्वेशन हमको मिलेगा। और क्या मिलेगा पाई 3 का इक्वेशन? वो मिलेगा आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, अच्छा कैप है ना, तीसरा प्लेन हमने एज्यूम कर लिया ना भाई, दो प्लेन ऐसे गए उसके पीछे से प्लेन पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, अब ये लैम्डा क्या कर रहा होगा यहाँ पे, मतलब एक तरीके से ये बोलना क्या चाह रहा है कि इससे इनफिनाइट प्लेन्स पास होंगे, बट मुझे कोई एक और कंडीशन मिलेगी जिससे मैं ये लैम्डा फाइंड करके उस एग्जैक्ट प्लेन को पास फाइंड करूँगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से तो इनफिनाइट एक लाइन से इनफिनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं, इसलिए उसमें से वो पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को लैम्डा की मदद लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो अब इसके कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोगों को तीनों का इक्वेशन चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम अगर तीनों का इक्वेशन मान लें, या फिर हम मान लें कि n1 वेक्टर हमको दिया हुआ है, n1 वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और n2 वेक्टर हमको दिया हुआ है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक, और r वेक्टर तो हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है कि नहीं? तो अब इसको अगर उस इक्वेशन में अपन पुट करें तो हमको नहीं मिल जाएगा या जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो मतलब मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिखें t डॉट n1 वेक्टर है ना, t डॉट n1 कैप प्लस t, अच्छा t नहीं हम r यूज़ कर रहे हैं, r डॉट n1 कैप प्लस r डॉट n2 कैप, और लैम्डा आ गया बाहर, इज इक्वल टू t1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, तो अब ये n1 और n2 के साथ इसका निकालो डॉट क्या आएगा, तो n1 n2 के साथ डॉट करोगे अगर, अच्छा n1 कैप ले लो इसको, तो अब डॉट निकालेंगे r डॉट n1 तो क्या मिलेगा ax प्लस by प्लस cz। ठीक है, तो ये d1 को इधर ले आऊँगा माइनस d1 a1 b1 c1। ठीक है, प्लस लैम्डा, अब लैम्डा के साथ क्या मिलेगा डॉट n2, तो मेरे क्या मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो बड़े आराम से हम लोग ये कार्टेशियन फॉर्म भी लिख लिए इसका, ध्यान से देख लो एक बार, किसी को इसमें कोई दिक्कत? ये तो वही आ गया ना, तो एक्चुअली ये दोनों प्लेन्स, ये दो प्लेन्स हैं, इन दोनों से पास होने वाला मेरे को तीसरा प्लेन फाइंड करना है, तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन मेरे को आराम से तीसरे प्लेन की इक्वेशन दे देगा। और ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे तो वो लैम्डा वैल्यू उसको उस पर्टिकुलर प्लेन पे फिक्स करेगा। ठीक है, चलो तो अब एक सवाल ले लेते हैं इस पे। ये बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्ट प्लेन्स। ये दो प्लेन्स दिया हुआ है इसने, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6, और दूसरा वेक्टर दिया आर को डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -5। ठीक,
और ये बोल रहा है कि ये दो वेक्टर्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है और एक पॉइंट दे दिया, वो पॉइंट दिया है 1 1 1। ये पॉइंट क्यों दिया है भाई? ताकि जब तुमको इक्वेशन मिल जाए तो तुम इस पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकालो और लैम्डा यूज़ करके उस एग्जैक्ट प्लेन को पहचान पाओ। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि n1 वेक्टर हमको क्या मिला, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिखाई दे रहा है। n2 वेक्टर भी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है कि नहीं? अच्छा, d1 दिख रहा है और d2 कितना दिख रहा है? d2 -5 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो क्या होता है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, ठीक है, इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो r वेक्टर डॉट n1 कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू d1 कितना है, 6 प्लस या फिर -5 लैम्डा। ठीक है ना? तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई? तो अब हम r को यूज़ करेंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो r वेक्टर डॉट ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, ध्यान से देखना, प्लस ये यहाँ से क्या मिलेगा भाई, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। ये दिख रहा है कि नहीं? ये 6 माइनस 5 लैम्डा हो गया। ठीक, अब r क्या है अपना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप मान लो। तो क्या मिलेगा, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। कोई दिक्कत है इस बात से तो बताओ। अब ये मिल गया इक्वेशन। अब ये इन्फिनाइट इक्वेशंस है, मतलब इन्फिनाइट प्लेन्स है क्योंकि लैम्डा है। अब लैम्डा की वैल्यू हटाने के लिए ये 1 1 1 से पास होता है। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस, नहीं कितना है भाई, 1 प्लस 3 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तो ये 4 3 7 2 9, 9 लैम्डा उधर है, इधर है, तो 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 6। इधर कितना है, 1 2 3, तो यहाँ से 9 5 14, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/14। तो लैम्डा मिल गया अपने को। ठीक है, लैम्डा मिल गया ना। तो अब यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं अपन। इसमें पुट करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा, और कहाँ गया, इसमें पुट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म मिलेगा। तो तुम लोग कौन सा फॉर्म फाइंड करना चाहते हो भाई? इसमें तो ये वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने बोला है, तो हम वेक्टर इक्वेशन ही फाइंड करते हैं। चलो, तो ये रहा, है ना। तो r वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3/14 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू 3/14। ठीक है, तो यहाँ से r वेक्टर हो जाएगा। i कैप कितना मिलेगा देखो, तो ये 2 से 7 हो जाएगा, तो 3/7 आई कैप यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3/7 प्लस 1 आई कैप प्लस, अब जे कैप के लिए कितना मिलेगा, 9/14 प्लस 1, तो 1 प्लस 9/14 जे कैप प्लस, और ये कितना मिलेगा भाई, 4 4 3 जा 12, 12/14 प्लस 1, ये मिलेगा के कैप। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू 6, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 इंटू 14 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 14। तो अब सबको एलसीएम लेके जोड़ते जाओ भाई, बताओ कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो, 6 7, तो जोड़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो आर वेक्टर ये कितना हो गया, 10/7 आई कैप प्लस 14 और 9 14 6 20 3 23, तो 23/14 जे कैप प्लस ये 7 6 13/7 के कैप, 14 6 जा 84, 84 माइनस 15
69, तो ये कितना हो गया 69/14। तो ये हमको मिल गया वेक्टर इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो दोनों साइड में एक झोल दिख रहा है तुम लोगों को 14 14, पूरे इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप इज इक्वल टू 69। तो ज़्यादा सिंपल हो गया ये। ठीक, अब अगर तुमको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो क्या करना है भाई, इसमें लैम्डा पुट करना है। तो इसमें लैम्डा पुट करोगे तो x 1 प्लस 2 इंटू कितना है लैम्डा 3/14, ठीक है, प्लस y इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/14 प्लस z इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3/14 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू 3/14। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो भी तुमको आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने का ऊपर वाले से सिमिलर ही मिलेगा तुम लोगों को। मेरे हिसाब से ये तुम लोग को दिख ही रहा होगा कि सिमिलर नंबर्स ही आ रहे हैं यहाँ पे। 9/14 और ये कितना होगा, ये होगा 2, ये 7, तो ये 6/7। तो आंसर यहीं से मैच होगा। 14 कॉमन लोगे तो फिर तुमको मिल जाएगा 20x प्लस 23y प्लस 26z इज इक्वल टू 69। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके मैच कर लेना, यही आएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो नोट करो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अब कोप्लेनैरिटी ऑफ लाइंस। कोप्लेनैरिटी मतलब जैसे कोलिनियरिटी का मतलब होता है 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स का एक ही लाइन में होना, वैसे ही कोप्लेनैरिटी का मतलब क्या है कि 2 लाइंस का एक ही प्लेन में होना। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास 2 लाइन हैं। पहली लाइन मान लो r है जो कि है a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन जो है वो मान लो a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, ये 2 लाइंस हमने एज्यूम कर ली। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइंस हैं वो सेम प्लेन में हैं। तो भाई जो लाइन, एक को लाइन 1 बोल देते हैं चलो, और एक को लाइन 2 बोलते थे। तो यहाँ पे जो लाइन 1 है वो मान लो कि किसी पॉइंट A से पास कर रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और ये इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक, और दूसरा जो लाइन 2 है वो मान लो कि वो इस पॉइंट B से, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, वो इस पॉइंट B से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब मेरा एक सवाल था कि ये दोनों लाइंस A और B से पास हो रही हैं, तो ये और ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये इसी प्लेन में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों A और B जो पॉइंट है वो उसी प्लेन में होंगे कि नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आई ना? तो लेट अस एज्यूम कि ये दोनों लाइन, ये जो दो A और B पॉइंट है ये उसी प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में लेट अस एज्यूम अगर ये प्लेन है तो मैं ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, है या नहीं? है ना? तो ये लाइन रहेगी प्लेन में। ठीक है, अब अगर गिवन लाइंस जो 2 लाइंस हमारी हैं ये अगर कोप्लेनर है तो इसका क्या मतलब है कि उनको, मतलब ध्यान से देखो, इसके पैरेलल है, इसकी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा, और ये जो है इसको प्लेन में होना है। अब इसके लिए मेरे को कंडीशन खोजनी है, तो क्या होगा भाई? तो ये जो ए बी वेक्टर है अगर वो b1 क्रॉस b2 के परपेंडिकुलर हो जाए तो सोचो तो जरा, b1 क्रॉस b2 कैसा होगा? इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा b1 क्रॉस b2, और उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? उसका परपेंडिकुलर वापस इसी के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b1 क्रॉस b2 तो ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन उसी प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंडीशन इसको अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि गिवन लाइंस आर कोप्लेनर if and only if AB vector is perpendicular to B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? AB डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं क्या बोलूँगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। हाँ या नहीं, बताओ? ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये अपने वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब अगर इसको मेरे को स्केलर फॉर्म में करना है, मतलब क्या कार्टेशियन फॉर्म में करना है, तो हमारे दोनों पॉइंट्स को मुझे लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि A1 जो है वो है तुम्हारा x1, y1 और z1, और A2 है तुम्हारा x2, y2 और z2, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए, और B1 और B2 भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो B1 और B2 के लिए भी एज्यूम कर लेते हैं। तो B1 जो है उसको मान लो A1i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और B2 को मान लेते हैं चलो A2i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो अब इस हिसाब से अपने को बस डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है। A2 माइनस A1 क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 निकालना है। पहले B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो B1 क्रॉस B2 मेरे को कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना, मैं ये बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूँ और B1 क्रॉस B2 इसी के अंदर लिख रहा हूँ। i कैप j कैप k कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इसका डॉट इससे करूंगा तो मैं सिर्फ इस रो के लाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूं तो x2 माइनस x1 i कैप इंटू आई कैप कितना होगा, x2 माइनस x1। ठीक, फिर आगे आएगा a2 माइनस y1। ठीक, फिर आएगा z2 माइनस z1, और A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो ये डिटर्मिनेंट मुझे सॉल्व करना होगा, और ये किसके इक्वल होगा भाई, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो कोप्लेनैरिटी अगर मुझे चेक करनी है दो लाइंस की, तो मैं ये डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अगर वो 0 आया तो लाइंस आर कोप्लेनर, और अगर 0 नहीं आया तो लाइंस आर नॉट कोप्लेनर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो नोट करो, फिर एक सवाल देखेंगे इस पे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सो दैट द लाइंस, इसने दो लाइंस दिया है तुमको और कार्टेशियन फॉर्म में दोनों लाइंस दिया है। ठीक है, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5, और दूसरी लाइन दी हुई है x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5। ठीक, और ये बोल रहे हैं कि इन दोनों लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करो। ठीक, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे ये b वेक्टर नीचे दिखता है ना, तो b1 दिख गया नीचे, b2 दिख गया नीचे यहाँ पे, और ऊपर मुझे a1 वेक्टर दिख रहा है और a2 वेक्टर ऊपर यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट अपने इस पे चले जाता हूँ। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कोप्लेनैरिटी भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला देखे थे। क्या करते हैं हम लोग, x2 माइनस x1। ठीक, तो x2 क्या होता था, a2 माइनस a1 था ना, तो a2 माइनस a1 करते हैं तो 1 माइनस 3 कितना होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 कितना, माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5 अंडा। ठीक है, फिर अपन क्या करते थे, b2 लिखते थे, है ना, तो माइनस 1 2 5। ठीक है, फिर अपन क्या लिखते थे, C2 लिखते थे, मतलब दूसरे वाले को लिखते थे, मतलब किसी को भी लिख सकते हो, वैसे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, तो पहले A1 को लिख लेते हैं, चलो माइनस 3 1 और 5 और माइनस 1 2 और 5, माइनस 1 2 और 5, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। तो देखो, या तो तुम डायरेक्ट अंधे की तरह डिटर्मिनेंट निकाल लो, या तो तुमको थोड़ा बहुत अगर आता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, है ना। अगर मैथ्स आता है इतना अच्छे से तो भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता है। कौन सा भाई, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ C1 गोज टू C1 माइनस 2 C2, हाँ या नहीं? तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो हमारा सिर्फ C1 चेंज होगा, तो इसको पहले छाप लेंगे 0 5 5, ये 5 अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक, अच्छा, ये माइनस 2 माइनस प्लस 2 कितना, 0, फिर माइनस 3 माइनस 2 कितना, माइनस 5, फिर माइनस 1
-4 कितना -5, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो 0 गया, -(-1) इंटू दिस 5 बजे -25, ठीक है, और 5 बजे 25 माइनस 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 माइनस, हेंस द लाइन्स आर कोप्लेनर। समझ में आई बात, कितना सिंपल सवाल था। चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। तो देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास ये दो डस्टर है, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर 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 दो प्लेन, ये दोनों प्लेन की बात हो रही है, इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक। मैं अगर इन प्लेन्स के बीच के एंगल की बात करूं, ऐसे है मान लो ये प्लेन्स, तो इनके बीच के एंगल की बात करूं, क्या मैं डायरेक्ट नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लूं, कहानी खत्म। क्योंकि दोनों नॉर्मल जो है इनके सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, मतलब आपस में जब उनके बीच का एंगल निकल गया तो वही प्लेन के बीच में भी एंगल आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेता हूँ, एक प्लेन बनाता हूँ, वेरी बैड ड्राइंग, बट फिर भी तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, भले अच्छा ना दिख रहा हो, ठीक। तो मैं इस पॉइंट पे एज्यूम करता हूँ, तो ये एक प्लेन है, ये मान लो π1, और ये दूसरा प्लेन है तुम्हारा π2। तो π1 का जो नॉर्मल वेक्टर है ये है मान लो, ठीक है, n1 वेक्टर, ठीक। अब मैं दूसरे वेक्टर की बात करूँ प्लेन 2 का, तो प्लेन 2 का ऐसे रखा हुआ है प्लेन 2, और प्लेन 1 ऐसे उसके अंदर से पार हुआ है, तो ये है प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर, n2 वेक्टर। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। अब प्लेन्स के बीच का एंगल कौन सा होगा, प्लेन्स के बीच का एंगल देखो मैं यहाँ देख पाऊँगा, मतलब मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ, ये एंगल हो सकता है, समझ रहे हो, दोनों प्लेन्स एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये वाला जो एंगल है इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे ये है तो ऐसे है ना, तो ये वाला एंगल यहाँ पे जो बन रहा है इस एंगल की बात हो रही है। वो सेम एंगल यहाँ पे देखूँ मैं अगर, तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इससे ये नॉर्मल है, तो ये एंगल अगर यहाँ वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने से अच्छा है, मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने से अच्छा है मैं उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लूँ। और नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना तो बड़ा सिंपल है ना, बस ये cos थीटा कर लेना, कौन सा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मॉड n1 मॉड n2, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, एक सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर मैं दो प्लेन्स को क्रॉस करा रहा हूँ, ध्यान से सोचना इस चीज़ को, कि अगर मैं दो प्लेन्स को क्रॉस कराता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो एक प्लेन जो है एक एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। क्या इस चीज़ को तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस तरीके से। तो इधर वाला एक्यूट एंगल है, इधर वाला ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना। तो हम लोग दोनों एंगल की बात नहीं करते, निकालने को तो हम दोनों निकाल सकते हैं, बट जब भी कोई एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पूछेगा तो तुम एक्यूट एंगल ही बताओगे, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछेगा तो तुम एक्यूट एंगल निकालो और उसके बाद 180 माइनस दैट करके बोल दो ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल है। क्या ये बात समझ में आई। तो अब अगर यहाँ पे मैं दो प्लेन्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक प्लेन मेरा है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और दूसरा है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, ठीक है। तो ये दो प्लेन हैं, अब मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँ, मैं तुम लोगों को बताया सिंपल है, तुम बस सिर्फ cos थीटा निकालो नॉर्मल का। तो नॉर्मल n1 n2 है, तो n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मॉड n1 मॉड n2, ठीक। बस यही करो, ख़त्म करो कहानी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होते तो ये वैल्यू 0 आता, cos थीटा 90 आता। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको हम लोग देखें, तो कार्टेशियन फॉर्म में तुमको एक प्लेन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या फिर प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस
b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ये दो दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस में निकालूं तो क्या मिलेगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सॉरी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये मेरे को cos थीटा मिलेगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन और ये अपना वेक्टर फॉर्म का। बताओ किसी में कोई दिक्कत नहीं, तो ये बहुत सिंपल है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्लेन्स पैरेलल और परपेंडिकुलर तुमको देखना है तो तुम क्या करोगे भाई, तो तुम यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है, इसको जीरो करोगे तो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो cos थीटा जो होगा वो जीरो होगा, मतलब थीटा 90 होना पड़ेगा ना उसके लिए। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमको मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और अगर प्लेन्स पैरेलल आएंगे तो अपन वेक्टर में किए थे, इसका साइन थीटा निकाले थे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, काफ़ी लंबी मेहनत किए थे। हाँ, एंड रिजल्ट सबको याद हो गया होगा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर कुछ सवाल देखते हैं। चलो तो पहला सवाल जो हम लोग ले रहे हैं वो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। पहला प्लेन ये दिया हुआ है, क्या है भाई, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5, और दूसरा प्लेन दिया हुआ है 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। ठीक, तो हमने दोनों प्लेन्स को देखा, फिर हमने दोनों के नॉर्मल वेक्टर को देखा। सबको दिख रहा है ना नॉर्मल वेक्टर, 2y कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। फिर हमने cos थीटा निकाला बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे निकालेंगे भाई, n1 डॉट n2 n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मॉड n1 मॉड n2। तो भाई n1 डॉट n2 करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 4। ठीक, तो ये ऊपर तो ये स्वाहा हो गया, 4 मिला और ये रूट 9 मिला और ये रूट दूसरा क्या मिला भाई, तो ये 36 और 4 40 49, तो 4 बाई 3 इंटू 7 4 बाई 21, तो cos थीटा मिल गया 4 बाई 21। तो थीटा क्या मिल गया, cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 बाई 21। कोई दिक्कत। तो सवाल बहुत ही सिंपल था, बस देखने में हार्ड लगता होगा भले। ठीक, एक और सवाल देखते हैं, चलो इसी पे सिंपल सा, जगह बहुत है अपने पास। तो ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फिर से वही सवाल है, यहाँ सवाल दे रहा है 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इसको तुम लोग कौन से मेथड से करोगे, इस मेथड से करना है तो n1 दिख रहा है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और n2 दिख रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। प्रोग्राम सेम है, कर लोगे। अब अगर मैं इसको दूसरे वाले करूँ, कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन, यहाँ भी कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में मुझे a1 दिख रहा है, a2 दिख रहा है, b1 b2 c1 c2 दिख रहा है क्या, तो मैं cos थीटा क्या लिखूंगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो a1 a2 3 2 जा 6 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 अंडर रूट a1 स्क्वायर, a1 क्या है भाई 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
ए टू स्क्वायर, ए टू कितना है 2, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर +4। ठीक, तो ये क्या हो गया भाई 12 और ये 4, ये तो नेगेटिव हो रहा है तो मॉड लगा दो। एक सेकेंड, तो मॉड लगा दिए। अब ये कितना हो गया भाई 12 6 18, सॉरी 12 4 16, 16 माइनस 10 कितना 6 कितना 10 -10, -10 का मॉड 10 ले लो, और ये कितना 36 4 40 √49, और ये कितना √12, तो ये 10 हो गया और ये 7 हो गया, और ये √12 क्या होगा भाई 4 3 12, 2√3 है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 और ये 5 हो गया, तो क्या मिला 5/7√3, तो हमको एंगल क्या मिल गया cos इनवर्स 5/7√3। बताओ कोई दिक्कत? तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं इस पे। एंगल निकालना सबसे आसान काम है, क्योंकि अगर वेक्टर में बनाए ही हो इतने सारे सवाल, तो प्लेन के बीच में नॉर्मल का ही तो एंगल निकालना है। चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये है भाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो जैसे तुम लोगों ने से डिस्टेंस निकाला था लाइन से एक पॉइंट का, वैसे ही अब प्लेन से एक पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो ठीक है, ये XY एक्सिस है हमारा, XYZ एक्सिस है, ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक, और इसमें मेरे पास एक प्लेन है मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये प्लेन मेरा π1 है, और इस प्लेन से मेरे को डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट P का। ठीक, तो मैं क्या करूं बताओ? तो पहले तो मुझे इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। चलो वो निकाल लेते हैं, ये A वेक्टर ले लिए। ठीक, अब क्या करें? तो देखो ऐसा है कि पहले प्लेन 1 का इक्वेशन भी पता कर लेते हैं। चलो, तो प्लेन 1 का इक्वेशन भी अपन पता कर लिए कि r.n कैप इज इक्वल टू डी है। ठीक, ठीक है कि नहीं? तो अब देखो ऐसा है कि मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करके बोल दूँ ये वाला जो डिस्टेंस है ये d है। ठीक है कि नहीं? n कैप लगाया हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट d लिख सकता हूँ। अगर वो n वेक्टर होता तो मैं उसको डिस्टेंस नहीं लिख पाता। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा प्लेन एज्यूम किया जो इस पॉइंट P को कंटेन करता है। ठीक है, और ये प्लेन है मेरा π2। ठीक, तो हम एक प्लेन π2 कंसीडर किए हैं जिसमें कि पॉइंट P है, और ये जो π2 है इट इज़ पैरेलल टू π1, प्लेन 2 इज पैरेलल टू π1। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर की बात करूं तो ये जो n कैप है वो π2 का भी तो n कैप रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? तो अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस ए वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू 0, हाँ या नहीं? तो ये मेरे को मिला, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r डॉट n कैप माइनस ए डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? बताओ, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एन कैप इज इक्वल टू ए डॉट एन कैप। बताओ यहाँ तक भी किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हमको तो ए निकालना है एक तरीके से कहीं भी जाके। तो अब हमको अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सी डिस्टेंस चाहिए? ये पॉइंट O है मान लो, ये n है। ठीक है, अच्छा, और इसके पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे ले लें अगर इसमें, तो ये पॉइंट Q है, हमको ये PQ डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो PQ डिस्टेंस के लिए मैं देखूँ अगर यहाँ और इसको बोल दूँ n डैश, तो ON डैश इसका नॉर्मल है, π2 का ON π1 का नॉर्मल है, तो मुझे जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो n डैश है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो n डैश है, और उसको मैं कैसे निकालूंगा? तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मुझे मिलेगा ON माइनस ON डैश, ON माइनस, ठीक है कि नहीं? तो ON कितना है भाई? ON कितना है? DN कैप है। ON कितना है? ON तो D है ना, सॉरी ON D है, ON D है। ठीक, और माइनस ON डैश कितना है?
ओ एन डैश कितना है, ओ एन डैश मेरा ए वेक्टर डॉट एन कैप होगा क्या, है ना। तो कैसे होगा, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे इसके अबाउट, तो ए वेक्टर डॉट एन कैप हो जाएगा, तो ए डॉट एन कैप, ठीक है कि नहीं बताओ। तो ये मिल गया, तो बस ठीक है, इसका मॉडल निकाल लेना, क्योंकि ये डी तो डिस्टेंस ही है नॉन वैल्यू, और ये ए डॉट एन कैप एक स्केलर है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जो भी आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। कोई दिक्कत इसमें। अब अगर इक्वेशन जो था किसका, इक्वेशन जो पाई 2 का आया वो मान लो है आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। अगर ये इक्वेशन है आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, अगर ये अपन एक स्पेशल केस देख रहे हैं अलग से, मतलब इस फॉर्मूले को मॉडल, ये आंसर है तुम्हारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का। बट अगर मेरे पास जो प्लेन का इक्वेशन है वो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी है, तब मेरा डिस्टेंस कितना होगा भाई। तो क्या मैं एन कैप ऐसे यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से, नहीं कर सकता ना, मुझे एन कैप निकालना पड़ेगा। तो एन कैप कैसे निकालूंगा मैं, एन वेक्टर डिवाइड बाई मॉड एन। अब हर इसको ट्रीट कर लो हर जगह, और लास्ट में जाके तुम यही सोच पा रहे हो क्या कि मुझे बस मॉड एन से डिवाइड करना होगा इसको और मुझे रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मुझे जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, मान लेते हैं अगर वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, तो यही होगा ना, डी माइनस ए डॉट एन कैप और डिवाइडेड बाई एन मॉड एन। या मैं यहाँ पे, अच्छा ये एन वेक्टर हो जाएगा, ये ध्यान से सोचो, यहाँ पे ये डिस्टेंस तो डी रहेगा, ये नहीं बदलेगा, लेकिन जो इक्वेशन है ये एन वेक्टर के फॉर्म में, तो इसमें मॉड एन दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा मुझे ना, तब मैं एन कैप पाऊंगा। तो अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस डी की जगह डी बाई मॉड एन यूज़ करूंगा, और एन कैप की जगह पे मॉड एन बाई एन यूज़ करूँगा, एन वेक्टर बाई मॉड एन यूज़ करूँगा, तो मॉड एन कॉमन निकल के ये आ जाएगा। समझ में आएगा बात की नहीं। तो अगर इक्वेशन हमारा आर डॉट एन वेक्टर होता तो हमको कुछ करना नहीं था, बस मॉड एन से डिवाइड कर देना था, ठीक है कि नहीं। ठीक है। अब अगर ओरिजिन से निकालना हो तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालोगे बताओ। तो ए वेक्टर ओरिजिन का डिस्टेंस प्लेन से कैसे निकालोगे, ए वेक्टर कितना होगा 0 0 0, तो 0 0 डॉट डॉट 0 0 0, तो मतलब क्या डायरेक्ट डी बाई एन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म, ये था अभी तक हमने वेक्टर फॉर्म में बात की, तो अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो हमको पॉइंट P मान लो x1 y1 और z1 का डिस्टेंस निकालना है। प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो अब इससे अपन a वेक्टर क्या लिख लेंगे a वेक्टर हम लिख लेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और नॉर्मल वेक्टर क्या लिख लेंगे a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है कि नहीं बताओ। तो ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो यहाँ से पूरा प्रोग्राम अगर अपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो d माइनस होगा तो पहले तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा, है ना। तो अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे मॉड है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ यूज़ करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा d माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप डिवाइडेड बाई मॉड एन, ठीक है। तो डिस्टेंस d तो d ही है, ठीक, डिस्टेंस d वैसे यहाँ पे d नहीं है क्योंकि ये माइनस d हो जाएगा, माइनस d बाई मॉड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको उल्टा यूज़ करता हूँ, चलो ठीक है। ए वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर माइनस डी ऐसा यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ए डॉट एन करेंगे तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी का मॉड डिवाइड बाई एन। एन का मॉड कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत। तो इस तरीके से देखोगे तो बड़ा ही सिंपल हो गया ना, कि मैं बस d को माइनस कर दूंगा, जो लाइन है मेरे पास, जो प्लेन है उसके d को नेगेटिव करो और बाकी में फंक्शन डाल दो, जो भी पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करो और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, आ गया काम खत्म।
समझ में आई बात? चलो तो इस पे भी कुछ सवाल देखते हैं। चलो तो अब सवाल करते हैं हम लोग। सवाल क्या है भाई? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तुमको पॉइंट दिया है 2, 5 और -3 और बोल रहा है इसका डिस्टेंस बताओ। प्लेन तुमको दे दिया r डॉट 6i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब ये भाई साहब को देख के मेरे को तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि ये नॉर्मल वेक्टर है, n कैप नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, या तो इसको नॉर्मल वेक्टर में चेंज कर दूं या तो डायरेक्ट मैं डिस्टेंस का जो मेरा फॉर्मूला है वो यूज़ करूं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोलता है भाई कि क्या था फॉर्मूला? अपन अभी जब फॉर्मूला डिराइव किए तो क्या डिराइव किए थे? ए एन कैप माइनस डी डिराइव किए थे। बट एन वेक्टर जब होता था तो अपन मॉड एन से डिवाइड करते थे। तो ए डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? मॉड एन। तो इस इक्वेशन में D4 दिख रहा है, तो A डॉट एन करते हैं, ये A है, तो A वेक्टर को अपन लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। तो A डॉट एन करते हैं 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, -3 इंटू 2 -6। फिर माइनस डी लिखना है तो कितना है? डी कितना है भाई? -4 डिवाइडेड मॉड एन निकालते हैं। चलो 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर कितना हुआ ध्यान से देखो। तो ये है भाई 6 4 10 और ये 12 है, तो इधर से 2 बचेगा, तो ये इधर तो कितना बचा? 13 बचा क्या? ऊपर 13 बच रहा। ठीक, तो ये 13 हो गया और ये 36 और 4 40 49 का रूट 7। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 13/7। बहुत सिंपल सवाल था। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो अगर मैं तुमको एक प्लेन दे दिया ये, ठीक है, और मैं तुमको एक लाइन बता दिया कि ये है वो लाइन, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइन है मान लो। ठीक, तो मैं लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, वेक्टर की तरह ट्रीट करके। और जैसे ही वो मुझे मिल जाए तो मैं 90 माइनस थीटा जो एंगल है लाइन और प्लेन के बीच में वो निकाल लूँगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना? ठीक तो हम लोग इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं चलो फाई बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर लाइन हमको दिया हुआ है, मान लो लाइन दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और प्लेन दिया हुआ है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो यहाँ से मेरे को नॉर्मल वेक्टर ये मिल गया, और कौन सा लेना है भाई? लाइन के लिए इसको लेना है ना, a का तो कोई काम नहीं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट cos थीटा लिख दूँ। cos थीटा क्या हो जाएगा? b डॉट n कैप डिवाइड बाई मॉड b मॉड n कैप। उसे मॉड एन कैप लिखने की क्या जरूरत थी? वो तो एन कैप है ऑलरेडी। तो हम लोग एन वेक्टर के लिए ले लेते हैं। चलो ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर कर लेते हैं इसको, ताकि जनरल टाइप का मिल जाए हमको। ठीक, तो यहाँ एन वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ वेक्टर। तो ये कॉस थीटा निकल के आ गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो थीटा को मैं 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ, जो रिक्वायर्ड एंगल है मेरा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5 एंड कॉस 90 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? साइन 5 इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइड बाई मॉड बी मॉड एन। तो इस तरीके से मैं, अगर मैं साइन थीटा यूज़ करूँ कॉस थीटा की जगह पे, तो मतलब आराम से मुझे एंगल मिल जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं कुछ सवाल। चलो तो सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल क्या है भाई? यहाँ पे आपको एक लाइन दिया है और एक प्लेन दिया है, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो लाइन है तुम्हारा x+1/2 y/3 z-3/6, और प्लेन है 10x + 2y - 11z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब मैं दोनों के अगर बात करूँ तो यहाँ से मेरे को जो पैरेलल बी वेक्टर चाहिए वो मुझे दिख रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप दिख रहा है सबको।
और नॉर्मल वेक्टर दिख रहा है क्या, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। बताओ, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है अपन को, बट उस एंगल को हमको कॉस की जगह पे क्या लिखना है, साइन। तो हम क्या लिखेंगे, साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन कैप डिवाइड बाई मॉड बी मॉड एन। ठीक है, तो बी डॉट एन करते हैं, 10 दूनी 20, 3 टू जा 6 और माइनस 11 कितना, माइनस 66 डिवाइडेड बाई मॉड बी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। तो भैया ये ऊपर नेगेटिव आ रहा है, मॉड लगाना मत भूलना, हमेशा लगा दिया ही करो, एक बड़ा सा मॉड, कहानी ख़त्म करो। ठीक है, एक्यूट एंगल निकालना है ना, ऑब्ट्यूस एंगल होता तो अपन मॉड नहीं लगाते तो आता नेगेटिव वाला, वो ऑब्ट्यूस एंगल को बताता। ठीक, तो ऊपर कितना आ रहा है, ये कितना हो गया 66 और प्लस 6 हो गया माइनस 60 और माइनस 60 और 20 हो गया माइनस 40, माइनस 40 का मॉड हो गया 40, ये 36 और 4 और ये 9, तो ये हर बार की तरह 7 दिख रहा है। और ये अंदर वाला थोड़ा मेहनत कराएगा ना भाई, 10 का 100 आ गया, 2 का 4 हो गया, 11 का 121 हो गया, ये कितना आ रहा है 7 रूट, ये 221 225, ये तो 15 है क्या, तो 7 इंटू 15, 5 3 15, 5 8 40, तो आंसर आया 8/21। तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। समझ में आई बात, किसी कोई दिक्कत, चलो नोट करो। तो अब एक्सरसाइज 11.3 में 14 सवाल हैं, उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।